नमस्कार साथियों, मैं कृष्णवीर सिंह यादव स्वागत करता हूं आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये पंक्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और आप जरा इन्हें फील करिए। जो लड़ेगा नहीं उसे क्या मिलेगा? जो डर के घर बैठ गया, जिसने पढ़ाई छोड़ दी, जो हिम्मत हार गया, वो नौकरी कैसे पा पाएगा? यानी कि हमें सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है और लड़ते रहना है। लड़ाई मतलब किसी से लड़ने के नहीं लड़ना। लड़ाई अपनी किताबों से, अपने आप से है, अपने आलस से है। और देखिए, शुरू करते हैं अपना पहला आज का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में नई न्याय की देवी की एक प्रतिमा लगाई गई है। अभी आपने देखा होगा, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसमें क्या बदलाव किए गए? पहले से पट्टी थी, अंधा कानून पिक्चर आपने देखी होगी। तो ये जो नई मूर्ति है उसमें क्या परिवर्तन है? आंखों पर बांधी पट्टी हटा दी गई है। तलवार की जगह संविधान किताब को हाथ में रखा गया है, और हाथ में सेंगोल रखा गया है। तो इनमें से ये सी नहीं है, ए और बी दोनों चेंजेस किए गए हैं। ये मूर्ति आपको मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिए। ये हमारी पुरानी मूर्ति है, जिसमें आंखों पर पट्टी है, हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है। पर नई मूर्ति जो हमारी है, उसमें आप देखिए आंखों से पट्टी हटा दी गई है, साथ में तलवार है और एक हाथ में साथ में तराजू है, और दूसरे हाथ में क्या है? पुस्तक है, किताब है। यह किताब हमारा देश का संविधान है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने यह अच्छा निर्णय किया है, क्योंकि न्याय कभी अंधा नहीं होता। न्याय तो स्पष्ट देख के किया सकता है। देखिए, पहले प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई है। इस मूर्ति की आंखों में पट्टी हटा दी गई है, और अब कानून के अंधे होने का संकेत जो देती थी कानून अंधा होता है। वहीं उसके हाथों में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। नई मूर्ति का उद्देश्य संदेश देना है कि किस देश में कानून अंधा नहीं है, और साथ ही यह सजा का प्रतीक नहीं है, सजा नहीं देता है। साथ में आप देखेंगे कि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार है, क्योंकि न्याय हमेशा बराबर बराबर करता है, क्योंकि समाज के संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों, तत्वों को, तर्कों को देखते हैं और सुनते हैं। तो ये हमारा आज का प्रश्न, पहला प्रश्न था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि देश के 51 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? यह प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है। देश के 51 भी, 50 पे हमारे अभी जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। 51 पे कौन बनने वाले हैं? तो 51 पे हमारे हैं जस्टिस संजीव खन्ना बन रहे हैं। ठीक। सर, जस्टिस संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, संरचना, सारी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिला है आर्टिकल 32 के तहत, जो हमारे मूल अधिकार में है। आप जानते हैं 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती हैं? जैसे आप, इसमें एक होता है परमादेश, दूसरी होती है हमारी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा आप लोगों ने ये संविधान में पढ़ी होंगी। प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध प्रतिषेध होता है, और साथ में होता है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उत्प्रेषण ये हमारी रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक। निर्णय पुनर्विचार, अपने ही निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 137 में। CGI देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाते हैं? देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। और हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे डॉक्टर हीरा लाल HG कानिया, है ना। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है? जब राष्ट्रपति जी अपना काम करने में सक्षम ना हो, बीमार हो, मृत्यु हो जाए, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति काम करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का काम करते हैं। एक बार ऐसा हो चुका था कि हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी। उपराष्ट्रपति BB गिरी जो है उनका काम संभालते, पर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उन्हें उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। यानी कि इस तरीके से हमने देखा कि दोनों ही पद खाली हो गए हैं। राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति जी त्याग पत्र दे चुके हैं। तो फिर हमारे उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो देश के मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है।
अगला क्वेश्चन है, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, ये देखिए, मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का पर्व मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव 2024 इम्फाल में मनाया गया है। ठीक है, मुख्य कार्यक्रम इम्फाल के पवित्र स्थल कांगला में आयोजित किया गया, जहां पहाड़ी जिले के स्वदेशी समुदायों के नेता घाटी के साथ उत्सव में शामिल हुए। तो ये मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव इम्फाल में मणिपुर में मनाया गया। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, इन पर अतिरिक्त प्रभार है मणिपुर का। और अगर मणिपुर के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि हाल में ही बांग्लादेश की हिंसा के कारण भारत के मणिपुर में क्या लगाया गया? नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। ठीक है, बांग्लादेश में बहुत बड़ा तमाशा हो गया था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ा था। हाल में ही स्कूल ऑफ व्हील पहल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की गई है? मणिपुर में की गई है। मणिपुर के टीची इंग्लिश स्कूल में 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता है। और मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण के विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये कुछ मणिपुर के करंट अफेयर्स थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नायब सैनी दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये अभी चुनाव हुए थे, आपको पता है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर के तो उमर अब्दुल्ला बन गए, हरियाणा में किसको बनाया गया है? भारतीय जनता पार्टी के हैं नायब सैनी। देखिए, हरियाणा के राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सैनी को राज्य के 19वें मुख्यमंत्री रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पंचकुला दशहरा मैदान में आयोजित शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल में ही इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। बात करते हैं, देखिए, इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक बहुत बड़ा आयोजन था। आयोजन नई दिल्ली में 15 से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसका ये 8वां एडिशन है और थीम थी द फ्यूचर इज़ नाउ। एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है पूरे एशिया में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इंडियन मोबाइल कांग्रेस। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पे देखिए, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? भारतीय नौसेना ने के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन I-1TS ने कहाँ पर लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? इसका सही आंसर है मनामा। मनामा आप जानते हैं बहरीन की राजधानी है मनामा, तो मनामा में हमने ये किया है। बात करते हैं, देखिए, भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS INS तीर और INS बीरा ने मनामा बहरीन में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन भारतीय सेना में जहाज़ों का एक समूह है जो नए नाविकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पहला जो फर्स्ट प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है ना, वहाँ पर नए नौसैनिकों को, नए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उन्हें जहाज़ों को संचालित करने और नौसैनिक संचालन को समझने में मदद मिलती है। INS तीर की बात करें तो INS तीर भारतीय नौसेना में एक प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला जहाज है। INS तीर का अर्थ है भारतीय नौसेना जहाज से। और ICGS बीरा की बात करें तो ICGS बीरा भारतीय तटरक्षक बल का एक जहाज है जो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर भारत के जल की रक्षा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। HDFC बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो उसका सही आंसर क्या है? सिंगापुर में उन्होंने किया, सिंगापुर में। और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण से थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा उद्घाटन कर ली है। शाखा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के प्रमुख राकेश सिंह ने किया है। HDFC बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में अब 5 शाखाएं हो गई हैं विदेश में। कहाँ कहाँ पर? हांगकांग, बहरीन, दुबई, सिंगापुर और गुजरात। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक IFSC बैंकिंग और IBU बैंक शामिल है। अगर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हो गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके MD वर्तमान में है शशिधर जगदीशन। ठीक, प्रश्न सिंगापुर की बात करें, चूंकि सिंगापुर में ये बनी है, तो सिंगापुर की राजधानी
सिंगापुर सिटी है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है, और राष्ट्रपति यहाँ पे थॉरमन संसमुख रत्नम है, और प्रधानमंत्री हैं अभी बने थे लॉरेंस बॉग। ये हमारा आप देखेंगे तो इंडिया से नीचे जाके दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये हमारा सिंगापुर आ जाता है, सिंगापुर। ठीक है, इंडोनेशिया के ऊपर पड़ता है। अगर इंडोनेशिया के करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश है, और हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर भारत भारत रहा है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारत के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पवन चित्रा। ये क्या है? स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, यानी कि वायु की मॉनिटरिंग करता है, साफ शुद्ध वायु आ रही है अथवा नहीं आ रही है। ये लगाया गया है, इसका नाम है पवन चित्रा। ये कहाँ पर लगाया गया देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा लॉन्च किया है, जो वायु गुणवत्ता निगरानी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वायु की क्वालिटी, प्रदूषण वगैरह तो नहीं है, तो ये लगाया गया हमने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। और भी कुछ बात करते हैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें फैक्ट हैं। देश का पहला एआई टीचर आइरिस है। देश की पहली एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देश की पहली एआई न्यूज एंकर लिसा है। देश दुनिया का पहला वैदिक घड़ी विक्रम है। देश का पहला एआई एंटी ड्रोन इंद्रजाल है। देश का पहला रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे हैदराबाद में खोला गया था। और 90 क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल में भारत ने किस देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ये किस देश की स्कीम है वन बेल्ट वन रोड परियोजना? ये है चीन की योजना। तो अभी पता है आपको एससीओ की बैठक चल रही थी पाकिस्तान में, जहां हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकरन गए थे, और वहां पर ये जो वन बेल्ट कार्यक्रम में शामिल होने से भारत से आग्रह किया, तो भारत ने इसका मना कर दिया। ये क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए आप समझिए, ये हमारा चीन है, और चीन जो है अभी अपना व्यापार करता है तो इधर से संघाई से, ये साउथ चाइना सी से निकल के हिंद महासागर से निकल के इधर, तब जाके ये यहाँ पर अरब कंट्रीज में या मध्य एशिया में, या यहाँ से जाके तो यूरोप में या अफ्रीका में पहुँच पाता है। इसे बहुत लंबा राउंड लगाना पड़ता है। इसने एक जुगाड़ की, इसने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से एक सीधा रोड डाल देते हैं, इस तरीके से ये ग्वादर बंदरगाह पहुँच जाएंगे पाकिस्तान होते हुए। ये आप देख रहे हैं चीन, ये हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पहुंच रहा है कहाँ पर? पाकिस्तान के कराची ग्वादर बंदरगाह पे। और यहाँ से वो फिर अपना सारा मटेरियल यहाँ भी पहुँचा सकता है, मध्य एशिया में या फिर यूरोप में सुएज नहर होती हुई, या फिर अफ्रीका में पहुँच सकता है। पर ये हम इसका हिस्सा नहीं हो रहे हैं। हम इसका हिस्सा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये जो पाकिस्तान और भारत की ये सी पैक करके योजना बनाई गई थी, सी पैक। तो इंडो चाइना पाक ये कार्यक्रम इनका था। इसमें क्या हो रहा है कि ये विवादित क्षेत्र से इसको निकाला जा रहा है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, और हमारे इस वाले हिस्से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे वो क्या कहते हैं, पीओके। यानी कि ये रोड जो है पीओके से होकर निकाला गया है, जिसका हम शुरू से ही विरोध करते रहे हैं। और क्योंकि ये हमसे बिना परमिशन के बनाया जा रहा था। ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुरू की थी। है कनेक्टिविटी पर केंद्रित विकास परियोजना। इस परियोजना के तहत एशिया, यूरोप और अफ्रीका की सड़क रेल बंदरगाह को जोड़ने का प्लान है, पर भारत इसका हिस्सा होना नहीं चाहता है। और अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट के लिए ही फ्लाइंग टैक्सी शुरू की गई है? मतलब फ्लाइंग एयर टैक्सी शुरू की गई है किस एयरपोर्ट के लिए? तो इसका सही आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए हाल में ये बेंगलोर में है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे की तरह से घोषणा की गई है कि बेंगलोर में एयरपोर्ट के लिए एयर टैक्सी की सेवा शुरुआत की है। जो पहले हम पिक्चरों में देखा करते थे ना, कि जो भविष्य का दुनिया 2050 की दुनिया, इसमें टैक्सियाँ गाड़ियाँ, अभी ये बाइक चलती हैं ना, तो जैसे सड़कों पे बाइकों की भीड़ है, ऐसी उड़ने वाली टैक्सियों की भीड़ रहेगी हमारे आकाश में। बेंगलोर एयरपोर्ट में ऐसा पहला हवाई अड्डा होगा जहां एयर टैक्सी की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें जीनियस कोचिंग क्लासेस का, और उस एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल में आपको ये उपलब्ध है। और हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, फाउंडेशन कोर्स। अगर आप सभी प्रकार के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप उन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, संविदा शिक्षक वर्ग 3
और अगर अकेला आपको जैसे साइंस पढ़ना है या अकेला मैथ्स पढ़ना है, जिस अभी सभी प्रकार के कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं, आप जाएं वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल।